अब मैं एक सिंगल मदर हूँ। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं हमेशा से ही ऐसे ही रहती आई हूँ। मैंने मोहित की मौत का गम अपने अंदर ही मना लिया था, पर कम से कम मुझे पीहू को समझाने की टेंशन नहीं थी। हम अब घर में खुश थे। मोहित के जाने के बाद से ही घर का माहौल काफ़ी हल्का और अच्छा है। घर भी अब राशन के सामान को खुशी खुशी खा लेता है। मुझसे अब इंसानी लाश खाने की बात नहीं करता। मैं जो देती हूँ चुपचाप खा लेता है। फिर भी हर समय मुझे ये सोचकर बेचैनी होती है कि कहीं मुझे फिर से तो इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले मुझे लगता था कि ये घर मोहित को पसंद करता है, लेकिन जब चुनने की बारी आई तो इसने मुझे चुना। खैर, मोहित की मौत के 1 महीने बाद ही मुझे अमृता का भेजा एक पार्सल मिला। मैं उस पार्सल को घर के बाहर गार्डन में खोलकर बैठ गई। अंदर एक छोटा सा बक्सा था और साथ में थी एक चिट्ठी जो अमृता ने मेरे लिए लिखी थी। प्यारी रेशु, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया से जा चुकी हूँ। पर कुछ वक्त पहले ही मुझे किसी तरह से खबर मिली कि अब तुम इस घर की इकलौती मालकिन हो। सही बताऊं तो मुझे ऐसा याद है कि शायद ऐसा नहीं था, पर मेरी याददाश्त अब ज्यादा साथ नहीं देती। और अब तुम उसी मुकाम पर खड़ी हो जहां आज से 50 साल पहले मैं खड़ी थी। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और मैं इस बारे में सोचती हूँ कि अपने पीछे आखिर मैं क्या छोड़कर जाऊंगी। मेरा सब कुछ तो ये घर खा गया और एक तरह से शायद अच्छा ही हुआ। इस घर में मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें की जिन्हें अगर यादों से मिटा दिया जाए तो ही अच्छा है। और इसीलिए मैं अपनी इकलौती विरासत आज तुम्हें सौंप रही हूँ रेशु। मेरी कहानी। मेरा पति रोशन मेहता एक नंबर का हरामजादा था और उसने मुझसे ये बात बहुत अच्छे से छिपाई थी। मुझे मेरे पापा की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन जवानी का प्यार कहाँ किसी की सुनता है। और जब मेरे पापा को ये समझ आ गया कि अब मैं उनकी बात नहीं सुनने वाली, उन्होंने मुझे सेफ रखने की एक आखिरी कोशिश की। मेरे पापा ने इस घर को खरीद कर मुझे एक वेडिंग गिफ्ट में दे दिया। उन्होंने इस घर की डीड पर सिर्फ मेरा नाम लिखवाया था। वो जानते थे कि घर के बहाने ही सही मैं रोशन के धोखे से बची रहूंगी। ये बात आगे जाके सच साबित हुई, लेकिन दूसरे मायनों में। इस घर की भूख का पता हमें कुछ ही दिनों में चल गया था। शुरू में तो हम डर भी गए थे, लेकिन बाद में हमें समझ आया कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। शुरू शुरू में घर में लाया मीट रातों रात गायब हो जाता। मुझे तो वो सब याद रहता, लेकिन रोशन कहता था मेरी बुद्धि घास चरने चली गई। और ये उसकी सबसे नरम गाली थी जो वो मुझे देता था। आज वक्त बदल गया है और उस जमाने में औरत को पति के साथ निभाना ही पड़ता था। और इसीलिए मैंने अकेलेपन में इस घर को समझना शुरू कर दिया। मुझे इस घर की असली ताकत के बारे में कभी पता ही न चलता अगर रोशन का दोस्त अनुराग न होता। अनुराग भी रोशन के साथ ट्रांसपोर्ट बिजनेस में था, लेकिन उसकी कंपनी काफी अच्छी चलती थी, रोशन से बहुत ज्यादा अच्छी। उस रात उन दोनों ने बहुत शराब पी, जब तक उन दोनों के अंदर की दबी कड़वाहट बाहर निकल कर नहीं आ गई। मेरी नींद खुली जब मैंने अपने बेड पर रोशन को ढूंढा और वो वहां नहीं था। मैं कमरे से निकलकर बाहर गई तो देखा नीचे हॉल में रोशन अनुराग की लाश के पास बैठा रो रहा था। रोते रोते बोलता रहा कि वो अनुराग को मारना नहीं चाह रहा था। मैंने उसे ये कहकर कमरे में भेज दिया कि हम इस सब को सुबह देख लेंगे। रोशन तो ऊपर कमरे में चला गया और मैं सफाई में लग गई। मैं तब भी उससे बड़ा प्यार करती थी,
न जाने कितने दिनों से मैंने घर की सफाई करनी छोड़ रखी थी, क्योंकि ये घर खुद को साफ कर लिया करता था। इसीलिए तौलिए और सिरके की बोतल ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा। पर जब तक मैं सफाई का सामान लेकर आई, मैंने देखा अनुराग का बह चुका खून फर्श से गायब होता जा रहा था। मैं चीखी, क्योंकि वो खून का छोटा सा पोखर मेरी आंखों के सामने सिकुड़ता चला गया। और तब मैंने एक ऐसी आवाज सुनी जैसे घर के फर्श को कोई रेगमाल से घिस रहा हो। एक पल को मैंने चाहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, पर रोशन को इस घर में छोड़ने की मेरी हिम्मत तब भी नहीं हुई, और इसीलिए मैंने खुद पर काबू पाया। लेकिन इसमें इस घर की क्या गलती थी? वो तो बस इस गंदगी को साफ कर रहा था। उसके बाद मैं हैरान अनुराग की लाश के सामने बैठ गई, और मैंने देखा कैसे इस घर ने उसे धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। सुबह की पहली रोशनी आने तक अनुराग की हड्डियां धूल में बदलने लगी थी, और फिर देखते ही देखते अनुराग पूरी तरह से साफ हो चुका था। सुबह रोशन एक हैंगओवर के साथ उठा। उसे अनुराग की मौत तो छोड़ो, उसका नाम भी नहीं याद था। अरे अमृता, अब मैं इतनी नहीं पीऊंगा डार्लिंग, बस यही बोला उसने मुझे। कुछ सालों तक हम एक हैप्पी फैमिली बन के रहे। हमारे 2 प्यारे बच्चे भी हुए, ऋषि और नीना। ऋषि, मेरा भोला बच्चा। मुझे याद है जब हम घर में टीवी लेके आए थे, पूरा दिन टीवी के सामने बैठकर उस पे एडवर्टाइजमेंट आने का इंतजार करता। न जाने कितने ऐड के जिंगल उसे जुबानी याद थे, जिन्हें वो अपनी प्यारी सी आवाज में पूरे दिन गाता। साबुन, सर्फ, नमक, बाम, टूथपेस्ट, पूरा दिन इनके जिंगल ऋषि की आवाज में हम सुनते रहते। रोशन अब देर से घर आने लगा था। उसके कपड़ों से शराब और सिगरेट के साथ सस्ते परफ्यूम की भी बू आती थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, रोशन और ज्यादा चिड़चिड़ा होता गया, और फिर उसने मुझ पे हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। एक थप्पड़ से मेरे चेहरे को लाल नीला होने में ज्यादा देर नहीं लगती थी। अब ऐसा मुंह लेकर मैं अपने माँ बाप के पास जाती भी कैसे? इसीलिए मैं घर में ही बंद रहती, और बंद घर में रहने से मेरे दिमाग में कुछ अजीब अजीब ख्याल आने लगे, जो मैं इस घर से ही शेयर कर सकती थी। मैं इसे बताती कि कैसे मैंने घर के हर कोने में एक नुकीला चाकू छिपा रखा है, जिसे मैं वक्त आने पर इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो कमीना बच्चों पे भी हाथ उठाएगा, और ऋषि पे तो बिल्कुल भी नहीं। एक दिन मैं शोर सुनकर रसोई से बाहर निकली तो देखा रोशन ने ऋषि को दीवार के सहारे उठा रखा था। उसके दोनों हाथ ऋषि की छोटी नरम गर्दन पर कसे हुए थे। मेरे प्यारे बच्चे का चेहरा नीला पड़ चुका था, और उसके बदन ने हिलना भी बंद कर दिया था। मैं चीखी। उसने पलटकर मुझे देखा, पर इतने में मैंने उसकी आंखों में देख लिया था कि ये मेरा पति और इन बच्चों का बाप नहीं, बल्कि कोई हैवान था। एक छिपा चाकू मेरे हाथ में आया, और मैंने उसे पूरा का पूरा रोशन की पीठ में उतार दिया। ऋषि का जिस्म दीवार के सहारे सरकता हुआ जमीन पर जा गिरा। रोशन मुझे गाली देते हुए दर्द से चीखा, और मैंने वो चाकू उसकी पीठ से बाहर निकाल कर 1, 2 और ना जाने कितनी बार उसकी पीठ में पूरा का पूरा उतार डाला। रोशन का जिस्म हरकत करना बंद कर चुका था, पर तभी मुझे एक और चीख सुनाई दी। नीना ऊपर से ये सब देख रही थी। वो चीखी, आपने डैडी को मार दिया? नीना बेबी, ये सब सपना है। तुम अपने बेड में जाओ और सो जाओ, मैंने उसे समझाते हुए कहा। बच्ची ने थोड़ी देर मुझे देखा, और फिर चुपचाप किसी रोबोट की तरह वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन दोनों बच्चे सब कुछ भूल चुके थे, ये भी कि उनका कोई बाप भी था। और उस दिन के बाद से मेरा ऋषि वो पहले वाला बच्चा नहीं रहा था। उसने ऐड देखना
जिंगल गाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। अब वो चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता और पता नहीं दीवार में क्या घूरता। उस दिन के बाद मुझे लगा कि मैंने बहुत गलत किया। मुझे रोशन के अंदर वो चाकू उसी दिन उतार देना चाहिए था जिस दिन उसने मुझ पे हाथ उठाया था। ये मेरी ही गलती थी कि मैंने उसके वो हाथ अपने बच्चे तक पहुंचने दिए। पर मेरा ऋषि, शायद वो भी उस दिन रोशन के साथ जा चुका था और पीछे छोड़ गया था ये खोल। मैं अकेले में इस घर के सामने रोती गिड़गिड़ाती कि तू जो खाने को बोलेगा मैं तुझे खिलाऊंगी, पर मेरे बच्चे को ठीक कर दे। लेकिन उस खरोच की आवाज के अलावा मुझे कुछ और सुनाई नहीं देता। साल बीतते गए और ऋषि बदलता गया। वो दिखने में बिल्कुल अपने बाप जैसा था। खूबसूरत, नशीली आंखें और वो गढ़ा हुआ लंबा बदन, पर साथ ही लाया था वो अपने बाप वाला कमीनापन। एक दिन मैंने उसे पकड़ा जब 17 साल की उम्र में उसने पड़ोस की 11 साल की बच्ची को अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लिटा रखा था। उस लड़की का रो रो कर बुरा हाल था और उसकी जांघों से खून बहे जा रहा था। और ऋषि, वो मुझे देखकर बड़े आराम से अपनी पैंट पहनकर कमरे से बाहर चला गया, जैसे मुझे उसने ये सब साफ करने के लिए छोड़ा हो। उस दिन भी मैंने रोशन वाली गलती दोहराई। मुझे ऋषि को उसी दिन वहीं रोक देना चाहिए था, पर शायद यही एक माँ की सबसे बड़ी कमी होती है। एक रात शोर से मेरी आंख खुली। मैंने नीचे देखा, वक्त शायद फिर से खुद को दोहरा रहा था। ऋषि ने एक नाजुक सी लड़की को सोफे पर लिटा रखा था और अपने दोनों मजबूत हाथों से वो उसका गला घोंट रहा था, जैसे उसके बाप ने उसके साथ किया था। लड़की की वैसी ही पथराई आंखें मुझे घूरे जा रही थी, पर इस बार मैं उसे ना बचा सकी। ऋषि जब उस लड़की के ऊपर से उठा, वो जा चुकी थी। ऋषि ने मुझे देखा और चुपचाप घर से बाहर चला गया। मैं सीढ़ियों पर बैठी उस लड़की के बेजान शरीर को देखती रही। थोड़ी देर बाद घर ने आवाज की, भूखा था वो। मैं सोफे के पास गई और उस लड़की की लाश को जमीन पर पटक दिया। घर ने अपना काम शुरू कर दिया। अगली सुबह मैंने उठकर नीचे हॉल में देखा, लड़की की लाश गायब थी। इसके बाद मैं जब ऋषि के कमरे में गई तो मैंने देखा अपने बिस्तर में लेटा कोई फिल्मी मैगजीन पढ़ रहा था। अचानक ही एक गुस्से का उबाल मेरे अंदर फूटा। मैं दौड़ती हुई उसके ऊपर टूट पड़ी। कमीने, खूनी, क्यों किया तूने ऐसा? मैंने ना जाने कितने थप्पड़ घूंसे उसके ऊपर बरसाए। ऋषि ने खुद को मुझसे दूर करते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मैंने हैरत के बादल तैरते देखे। उसने मुझसे पूछा, क्या किया है मैंने? उसे तो कुछ याद ही नहीं था, क्योंकि उसके सारे पाप मैं जो ले चुकी थी। इसके बाद ये सिलसिला और चला। वो लड़कियों को फंसाकर घर के अंदर लाता, उन्हें मार डालता। उन बदकिस्मत लड़कियों की लाशों को मैं इस घर को खिलाती और अगले दिन ऋषि की स्लेट पूरी साफ हो जाती। मुझे यकीन है अपने हर खून के वक्त वो यही सोचता होगा कि वो पहली बार ऐसा कर रहा है। भगवान जानता है मैंने ना जाने कितनी ही बार वही चाकू उसके लिए निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैं फेल हुई। और एक दिन मेरी नींद खुली नीना की चीख के साथ। मैं दौड़कर ऋषि के कमरे में गई। वहां 2 लाशें थीं, एक कोई लड़की और दूसरी मेरी नीना। ऋषि हाथ में चाकू लिए बैठा था जिसपे नीना का खून था। इस बार वो घबराया हुआ था। उसने मुझसे पूछा, मैं ऐसा क्यों हूं? मैंने वहीं खड़े खड़े उसको जवाब दिया, अपने बाप पे गया है तू। उसके गालों पे आंसू बहकर आ रहे थे। वो बोला, पर माँ, मेरे तो पापा हैं ही नहीं। आंख बंद कर और सोच। मैंने पूछा, सोच तेरे पापा कैसे होंगे और बता, क्या दिखता है तुझे? अपने चेहरे पे खून और आंसू के छींटे पोंछते हुए
ऋषि ने आंखें बंद की। अंधेरा है माँ, खूब अंधेरा। और माँ, यहाँ बदबू क्यों आ रही है, जैसे कुछ सड़ गया। एक आखिरी चीख उसके मुंह से निकली। मेरे हाथ कलाई तक चाकू के साथ मेरे बेटे की अंतड़ियों को महसूस कर पा रहा था। आंखें मत खोलना ऋषि, मुझे बता मेरे बच्चे, कोई कोई दिख रहा है तुझे वहां? हाँ? ऋषि बस सिसकता रहा। उसने मेरे कंधे पे अपना सर रख दिया और मैंने चाकू को एक बार अपनी पूरी ताकत से उसके पेट में मोड़ा। माँ, सर। ये उसके आखिरी लफ्ज थे। तब से बस मैं थी और ये घर था। इतने सालों में मैंने न जाने कितनी बार इससे पीछा छुड़ाने का सोचा, पर शायद ये घर खास तरह के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। जितने भी खरीदार इस घर को देखने आते, उनकी आंखों में मुझे वही हैवानियत दिखती। इसीलिए मैंने ये घर किसी को नहीं बेचा, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो इसका अंजाम पता नहीं क्या होगा। फिर कई बार मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि इस घर के पेट में जाना कैसा होता होगा। क्या इसके खाए जाने के बाद अपने पाप का सारा बोझ घुलकर गायब हो जाता होगा? और क्या क्या मुझे वहां मेरा पुराना खुशहाल परिवार मिलेगा? मेरा ऋषि, मेरा छोटा बच्चा, जो पूरे दिन हंसते हंसते मुझे टीवी के जिंगल सुनाता था। फिर याद आता है कि कहीं रोशन और ऋषि दोनों मिल गए तो। इसीलिए रेशु, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। मेरी इस चिट्ठी के साथ एक छोटा सा पार्सल भेज रही हूँ, जिसमें मेरी राख है। प्लीज इसे घर को खिला देना। अब मैं अपने सच का सामना करने को तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि शायद तुम्हें मेरी ये रिक्वेस्ट अच्छी ना लगे, क्योंकि किसी इंसान के वजूद को मिटाना बहुत भारी काम होता है। पर रेशु, तुम्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। उम्मीद है तुम मुझे मेरे प्यारे ऋषि से मिला दोगी। शायद वो अभी भी अपनी माँ का इंतजार कर रहा हो। तुम्हारी दोस्त, अमृता रायचंद। मैं उस चिट्ठी को पढ़ती हुई बहुत देर तक गार्डन में बैठी रही। उसकी बातों ने मुझे सोचने को मजबूर कर दिया। क्या इस घर की गहराई में वो सभी लोग होंगे जिन्हें इसने खाया है? क्या इसका मतलब ऋषि, रोशन, नीना, अनुराग, वो सारी बदकिस्मत लड़कियां जिन्हें ऋषि ने मारा, उनके साथ राजा, आरव, शुमोना और मोहित, ये सभी वहां होंगे? मम्मा, इतने में मुझे पीछे से पीहू की आवाज सुनाई दी। आप यहाँ क्यों बैठी हो मम्मा? कुछ नहीं बेटा, मम्मा एक लेटर पढ़ रही थी। मैंने उस चिट्ठी को अपनी जेब में डाला और उठकर खड़ी हुई। अमृता की राख वाले बक्से को मैंने उठाया। मेरी उम्मीद से काफी हल्का था वो। मैं पीहू के साथ घर के अंदर चली गई और वो बक्सा मैंने बाहर ही छोड़ दिया।